करता है, जनता की परेशानी दूर करता है और उनको समझा बुझा करके एक शिथिल एकदम सरल प्रक्रिया के अपनाने द्वारा कठिनाइयों को दूर करना मुख्य उद्देश्य। हमारे जो विभागीय लोकपाल है, इनकम टैक्स, सिविल या LIC या विद्युत लोकपाल का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को अनेसरी परेशान न होना करे और सरकारी विभाग जो परेशान करता है वो अपने आदत में सुधार करे। लेकिन सरकारी विभाग में कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरते वरते नहीं हैं। चाहे जो विभाग हो वो निर्द्वंद होकर के करते हैं, उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए जो अधिकार के हैं उनको नहीं मिल पाता है। तमाम सारी ऐसी कमियां हैं हमारे कानून में, हमारे जो हमारी मंशा है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी आज भी निर्द्वंद है। सरकारी देखिए एक अधिनियम कौन सी गारंटी लागू हो चुकी है यहाँ पे, उसका भी पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहीं आप जाइए ना तो आपको 2 हफ्ते में कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। वही हाल बिजली विभाग में है कि 4 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद होगी तो विभाग आपको पेनल्टी देगा, कंपनसेशन देगा, लेकिन किसी को कंपनसेशन के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी है तो पाने में बड़ी दिक्कत इस वक्त हुआ है लोगों को, लेकिन वो इतना कम है कि समाज में जो व्यापक प्रभाव पड़ना चाहिए, उपभोक्ताओं को जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जो क्वालिटी मिलना चाहिए बिजली की, वो अभी भी वैसे ही है जैसे लोकपाल बनने के पहले थे। कहने का मतलब उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी या सरकार में बैठे हुए लोगों का मन नहीं बदलेगा, उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलेगा। चाहे बीच में कितनी भी आज जज बना दिए, कितने लोकपाल बना दिए, कुछ कर दिए। तो आज आवश्यकता है इस प्रक्रिया को जो है निर्धारित करने के। बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ के बहुत ही सशक्त मुख्यमंत्री रहे हैं, सशक्त शासक रहे हैं और जो बिजली के उपभोक्ताओं के सामने बताएं आपको कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करिए, आप किसी इंडस्ट्री कि आज हमें कनेक्शन चाहिए 50-60 का, तो सवेरे SDO साहब स्वयं देने आते हैं वहाँ, उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता। एक व्यवस्था बना रखी है, जो भी हो, मैं क्रेडिट उसी मुख्यमंत्री को ही जाएगी, लेकिन ऐसा बना रखा है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो सुबह एक अधिकारी आएगा आपके यहाँ देने के लिए, कुछ लेगा नहीं वो आपसे। कोई शर्त करे कि हमें 200-400 रुपये खर्च में दे दिए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आपको बिजली कनेक्शन लेना हो तो आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे और तमाम आगे पीछे घूमना पड़ेगा, जिसका कोई रेमडी नहीं है। ठीक है, हम लोगों के पास अब शिकायत लेके आएंगे, हमारे यहाँ भी है कि अगर एक महीने में बत्ती कनेक्शन नहीं होता है हम उसको 1000 रुपये पर डे पेनाल्टी कर सकते हैं। ये किसी कंज्यूमर को पता नहीं है, आता ही नहीं है। पेनाल्टी में फिर प्रक्रिया होती है, कभी उसका आएगा, कभी है जवाब, वो जवाब। तो हमारे यहाँ के लोग जनरली विवाद को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते। कंज्यूमर सोचते हैं कि 2-4 हज़ार रुपये घूस दे दो, काम हो जाए, बैठो अपना। व्यापारी वगैरह वो अपने अधिकारों के संबंध में समय नहीं खराब करना चाहते। तो इसके लिए हमारी भी कुछ कमी है कि सरकार को दोष न करें, बल्कि हम एक जागरूक नागरिक बने, हर चीज़ के बारे में जानें और जो अपना अधिकार है उसके लिए यदि आपको कुछ समय कुछ पैसा बर्बाद करना पड़े तो उसको बर्बादी न समझिए, बल्कि एक आदमी अगर लड़ता है तो उससे 20-25 आदमियों को और भी काम सुधरता है। इसलिए कभी भी जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो आप सामूहिक रूप से कोशिश करिए, लड़िए जरूर, लोगों में प्रचार हो ताकि आपको देख के दूसरे लोगों का मनोबल बढ़े और जो दूसरा आदमी आपके साथ अत्याचार कर रहा है उसका भी मनोबल गिरे, ताकि वो और जगह शोषण न करने पाए। तो साथियों, एक कार्यक्रम में आपने बुलाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन ये उद्देश्य वगैरह सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे में मुझे भागीदारी करने का मौका मिला। अंत में मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। बहुत सारी एक जागरूक नागरिक किस तरह से हम लोग बने उसके बारे में आपने बताया कि हमें खुद भी मतलब प्रयास करके सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वोटर ही देश का मालिक और लोगों तक इस चीज़ को ले जाएं। हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आज के महाराज जी, आपका कुछ संदेश हो जाए और वो रिकॉर्ड हो जाए तो हम हमारे यहाँ विद्वान श्रोतागण, दरअसल आज मैंने PK सिंह जी को कहा था कि भाई कोई ऐसे माइक वाली मीटिंग मत रखना, लेकिन मैं यहाँ आके देखा कि यहाँ के सब कुछ ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि एक औपचारिक सा कार्यक्रम हो गया। मैंने इनको निवेदन किया था कि कई लोग अभी भारत रक्षा दल के कार्यक्रम में चाह रहे थे कि भाई कुछ बात करेंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे साथ में, तो हमारा इम्प्रेशन इस टाइप की मीटिंग का था और औपचारिक रूप दे दिया आपने। तो मुझे लगता है कि बराबर से संवाद नहीं होता। हम वक्ता बोलता है, श्रोता के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन कार्यक्रम औपचारिक है तो हमें आयोजक के लिहाज और वक्ता के लिहाज करने में हम अपने सवाल नहीं उठाते और फिर वो सवाल हमारे साथ ही वापस चले जाते हैं। आम तौर पर इस तरह का होता है। मुझे लगता है कि हम घर में बैठे हैं, क्योंकि ये ऑडिटोरियम नहीं है। अब जब घर में बैठे हैं तो कुछ घर की भाषा में बात हो, उस दिन जो दिल में रह गई थी बात हो तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ आपके मन में सवाल हो, पूछें
और मैं उसको उसी ढंग से बताऊं तो यहाँ के हिसाब से प्रासंगिक हो। चूँकि थोड़ा औपचारिक रूप हो गया है, तो मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने बैठे लोग हैं सबके मन में एक बात है कि मेरा परिवार तो सुखी हो, लेकिन जो मेरे परिवार रक्त परिवार के सदस्य नहीं है वो भी सुखी हो। ये खास बात है और यही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे भारत रक्षा दल के नाम पर हो, चाहे पीके सिंह जी व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हो। सबकी एक मंशा है कि मैं भी सुखी हूँ और हमारे रक्त परिवार के बाहर जो हैं वो भी सुखी हों, और हम एक ऐसी व्यवस्था में ना जिए जहाँ पर अन्याय होता हो, जहाँ पर अच्छे आदमी को दंड मिलता हो, बुरे आदमी को पुरस्कार मिलता हो। इस तरह की सोच हमारे मन में है। मित्रों, मैं पिछले 18 सालों से मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि जितनी बात मैं सोचता था तो उनके पेंच सब जगह फंसे हुए हैं। बाहर से देखने पर चीज़ें ऐसा लगता है जैसे हम आदमी को देखें तो 5 उंगलियां 2 हाथ, ऐसा ना मोटा मोटा आदमी दिखता है, लेकिन अगर इसका चमड़ा निकाल दिया जाए, अगर स्किन को निकाल दिया जाए तब आदमी जटिल होने लगता है, और आगे गहराई में जाने लगी है तो और जटिल होता जाता है। हमारे मेडिकल साइंस वाले और खोदते 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 इन्होंने 7 साल का कोर्स बनाना। अब 7 साल का MBBS MD करो तब जाके एक छोटी सी शरीर के बारे में केवल एक अंग के बारे में जानकारी मिलती। कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनता, कोई सर्जन बनता, कोई मेडिसिन बनता, कोई केवल गले का डॉक्टर बनता, केवल आंख का डॉक्टर बनता है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि समाज में जो समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या हो, इसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। आमतौर पर हमारे देश के अफसर गलत हैं, अफसर भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, या तमाम तरह की बातें उठती हैं कि ये समस्या है, और फिर नेताओं को या अफसरों को गाली देने के लिए तमाम मंच हैं। जिस कवि सम्मेलन में चले जाइए वहाँ नेताओं अफसरों को गाली दी जा रही है। जिस भी यहाँ तक कि नेताओं के मंच पे चले जाइए वहाँ भी नेता को गाली दे रहे हैं। अजीब और गरीब कहानी है, जहाँ देखो सब जगह बीमारियों के नाम गिना रहे हैं। आपको बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, तो बीमारियों के नाम गिना गिना के फीस ले रहे हैं। आप ऐसी कल्पना करो, एक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको 20 बीमारी लिख के दे दे, दवाई नहीं, दवाई ना लिखे, बीमारी की लिस्ट दे दे कि आपका पेट खराब रहता है, धूप होने पर सिर में दर्द होता है, ऐसे आपको 20 दवाई लिख दे और बाद में कहे कि लाओ 300 रुपये फीस, तो आपको अटपटा लगेगा कि डॉक्टर साहब ने दवा तो लिखी नहीं, 300 रुपये फीस मांग ली। अब ये चुनाव का मौसम है, ये सारे जितने पार्टी के लोग हैं सब यही सब बात, आपको बेरोजगारी है, आपको गरीबी है, आपको महंगाई है, आपको करप्शन है, ये इतना लाओ, कोई समाधान नहीं बताता। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं बताऊँ क्या, तो वैसे ही समस्या खड़ी होती है जैसे एक MD डॉक्टर के पास कोई रोगी जाए और डॉक्टर ने दवा लिख दी कि आप कॉम्बिफ्लेम खाओ और ऑफ्लॉक्सासिन खाओ, एक रेंटेक भी खा लो, वो लिख दिया। अब अगर रोगी ये सवाल कर दे कि डॉक्टर साहब ये दवाई क्यों लिखी, ये क्या करती है, ये कैसे शरीर में काम करती है, तो डॉक्टर झुंझला क्या कहेगा कि भाई तुम भी मेरी तरह 7 साल का कोर्स कर लो, यही नहीं कहेगा। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों पर व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों में तो कमी है, यानी नेताओं, अफसरों, बल्कि मैं असली तो शासक उद्योगपतियों को मानता हूँ। मैं तो नेताओं को उनकी परछाई मानता हूँ। ये जो प्रधानमंत्री, DM, CM, PM, ये जो 3 M हैं, ये दरअसल धन की सत्ता की परछाइयाँ हैं, और गलती अंत में ढूंढते जाओगे तो वहाँ मिलेगी। लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि नेता गलत है, अफसर गलत है, फला गलत है, ढका गलत है, उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि उंगली उठाने का कोई कोर्स किया है क्या। जैसे मैं अगर डॉक्टर पर उंगली उठाऊं तो हम सारे रोगी इकट्ठे होकर के डॉक्टरों की आलोचना करें,
और ये कहें कि एड्स की बीमारी का दवाई नहीं आ रही, कैंसर की बीमारी की दवाई नहीं आ रही, तो क्या सारे रोगियों की रैली करने से एड्स की दवा आएगी? या रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर अनशन करो तो कैंसर की दवा आएगी? ये तो जब डॉक्टर इकट्ठे होंगे, केवल डॉक्टर, और उसमें से खोजी डॉक्टर, अभी अब्दुल कलाम जी का नाम हो रहा था, वो एक खोजी इंजीनियर थे। इंजीनियर दुनिया में बहुत हैं, इंजीनियर कमी नहीं है, लेकिन एक खोजी दिमाग, वो खोजी दिमाग के लोग जब कहीं इकट्ठा होंगे तब जाके हम कहीं किसी रास्ते तक पहुंचेंगे और कोई सही समाधान आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह शरीर के अध्ययन के लिए और शरीर के इलाज के लिए व्यवस्थित एक मेडिकल कॉलेज व्यवस्था बनी, उसी तरह समाज की समस्याओं के हल के लिए विधिवत एक कोर्स बनना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें केवल समाज की समस्याएं क्या क्या हैं, उनका निराकरण कैसे कैसे हो सकता है, किस में क्या दोष है, किस में क्या दोष है। केवल इन्हीं बातों के लिए हमें एक नए ढंग के यूनिवर्सिटी सिस्टम की जरूरत है। और मैंने उस दिन भारत रक्षा दल की बैठक में एक आध उदाहरण दिया था, चूंकि समय कम था और रोड पर ट्रैफिक बहुत था, मैंने एक दो एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल आज दूंगा और मैं अपनी बात जो भी 18 साल में खोज की है वो हम बताएंगे कि भाई इसका अंत में सही इलाज क्या है। या राजनीति की समस्या, अर्थव्यवस्था की समस्या, यहाँ तक कि विज्ञान और अध्यात्म से सवाल, बहुत सारे लोगों के मन में बात यही है। एक बड़ा मौलिक प्रश्न है कि हमारे दो पड़ोसी हैं, एक तो अपने घर में मस्त है, दुनिया गई भाड़ में, और एक पीके सिंह जैसे लोग हैं जो कुर्सी मंगा रहे हैं, भाई कुर्सी लाओ, माइक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इनको क्या पड़ी है? तो दो तरह के लोग क्यों होते हैं धरती पर? कुछ लोगों को समाज की चिंता बहुत होती, कुछ को बिल्कुल होती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो इस दुनिया में जो कुछ है वो क्यों है, ये बात अध्यात्म में अब तक डील की गई। ये विषय विज्ञान का नहीं रहा, ये दर्शन का नहीं रहा। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग सी बात तय की, लेकिन वहाँ एक गाड़ी फंसी। गाड़ी ये फंसी कि विज्ञान तो ट्रांसफरेबल है, हम आपको गणित पढ़ा दें तो हो सकता है आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए, लेकिन अध्यात्म एक ऐसी साधना है कि अगर हमें तो ज्ञान मिला, गुरुओं को, पैगंबरों को तो ज्ञान मिला, और उन्होंने दिखाया कि देखो ऊपर चांद, तो चेलों को इतनी आंख तेज नहीं थी कि चांद देख पाते, तो उन्होंने सोचा कि गुरु जी अपनी कलाई दिखा रहे हैं, तो उन्होंने, चेलों ने कलाई में माला पहनाई, उन्होंने कहा बस कलाई, तो चेले कलाई तक पहुंचते हैं और गुरु चांद तक पहुंचता है। ये खाई हर वक्त मेंटेन रहती है। तो मुझे एक तो ये लगता है कि जिस पर आप लोगों को भी विचार करना चाहिए कि उंगली उठाने वालों की, शासन करने वालों की तो काबिलियत चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन उंगली उठाने वालों की भी काबिलियत का कोई न कोई डिग्री व्यवस्था, कोई न कोई सिस्टम निकलना चाहिए। नहीं तो केवल प्रदूषण होगा और इस वाक प्रदूषण से निकलता कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोग रक्त संबंधी, जब हम घर में होते हैं तो हम किसी के भाई होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के फुफेरे भाई होते हैं, किसी के मामा होते हैं। हम अपने घरों में रिश्ता बनाए हुए हैं, उन रिश्तों का नाम रखे हुए हैं, लेकिन सामाजिक मामलों में ये रिश्तेदारियों को हमने शब्द नहीं दिया हुआ। जैसे अब हमारे चौबे जी हैं, चौबे जी से हमारी क्या रिश्तेदारी है, इस रिश्ते का कोई नाम रखा जाना चाहिए। पीके सिंह का चौबे जी से क्या रिश्ता है? हमने मामा, फुआ, ताऊ, मौसी, मौसा, अपने रक्त परिवारों के खूब नाम लिखे हैं और उनके रिश्तों के नाम भी दिए। हम पुकारते भाई फलाने फला उनका मामा है, तो हम समझ जाते हैं कि उनकी माँ का भाई। हम कह देते भाई वो फलाने उनका साली है, तो उसका समझ जाता है उनकी पत्नी की बहन। लेकिन समाज में आपस में क्या रिश्ता है, इस पर हम लोगों ने ज्यादा चिंतन मनन ना किया। इसकी वजह से क्या हुआ गड़बड़ कि अभी आपने WTO का नाम सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है कि पूरी दुनिया के व्यापारियों का साझा मंच है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, व्यापारी में बड़ी समझ होती है, इकट्ठे हो जाते हैं। व्यापारियों में उतना ही झगड़ा है जितना नेताओं में और समाज सेवकों में, उससे ज्यादा झगड़ा है। क्योंकि लिबर्टी का जूता आपने खरीद लिया तो बाटा का नुकसान हो गया, और लिबर्टी बाटा एक ही काउंटर पर रखे, उनमें भी झगड़ा है।
लेकिन उन्होंने अपने झगड़े को सॉल्व करके एक जगह बैठने का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने पहले फिक्की बनाया था कि पर हर देश में लगभग फिक्की जैसे संस्थान हैं कि वो सरकार को नकेल लगा के अपने काम करवाएं। इसके लिए उन्होंने फिक्की बनाए। अब दुनिया भर की सारी फिक्कियां मिलके एक WTO बना लिए, तो पूरी दुनिया के व्यापारी कामयाब हुए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि समाज में काम जो करते हैं ये बड़े घमंडी होते हैं और इनका घमंड इकट्ठे नहीं होने देता। तो मैं हूँ कि टाटा लोगों ने अपने बैठने का रास्ता निकाला और हम ये मानते हैं कि जब पूरी तरह अहंकार तिरोहित हो जाएगा, व्यक्ति संत बन जाएगा और उसके ईगो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तब जा करके हम कहीं इकट्ठे बैठेंगे। भाई मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के साथ होगा, महर्षि अरविंदो के साथ होगा। महर्षि अरविंदो ईगोलेस हो जाएंगे, हो सकता महात्मा गांधी ईगोलेस हो जाए, उनका अहंकार तिरोहित हो जाए। हो सकता कोई महावीर स्वामी आए और उन्हें एक कपड़ा भी फालतू लगने लगे। उन्होंने कहा ये तो यार कपड़ा पहनना झूठ का प्रचार करना है, क्योंकि सत्य तो है दुनिया देखे। तो महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को कपड़ा तक झूठ का प्रचारने लग गया। उन्होंने कहा कपड़े की भी जरूरत नहीं है, ठंड लगे तो भले, लेकिन गर्मियों में कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कपड़ा हम पहनते हैं तो हम वह दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया को जो हम है नहीं। अब ऐसे पैगंबर इस मुकाम तक कोई पहुंचेगा तब जाके समस्या हल होगी। भाई मुझे लगता इस मुकाम पर ना सब लोग कभी पहुंचे, ना आज पहुंचे हैं, ना भविष्य में कभी पहुंचेंगे। हमें तो इसी तरह अहंकारों के साथ लोग अपने ईगो के साथ कैसे बैठ सकते हैं, इसका एक मंच हम लोगों ने पिछले 2006-07 में एक संविधान विकसित किया। आप जानते होंगे डॉक्टर सुभाष कश्यप नाम सुना होगा आपने, लोकसभा के महासचिव थे, भारत के संविधान में सबसे बढ़िया विशेषज्ञ माने जाते हैं। हम लोगों ने दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया कि घमंडी लोगों का मंच, जिसमें घमंड को कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ईगो को कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्वाभिमान को कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बावजूद इसके एक जगह बैठा जाना संभव है। तो इसके लिए हम लोगों ने उसका नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलायंसेस, गठबंधनों का संविधान। ये यूपीए एनडीए आपने नाम जानते ही हैं, अपने कांग्रेस वालों का यूपीए है ना भाई, है ना, प्रगतिशील गठबंधन, और एक आडवाणी जी बीजेपी वालों का गठबंधन है। लेकिन ये दोनों ही गठबंधनों ने अब तक अपना संविधान नहीं घोषित किया है, ध्यान रखना आप। पार्टियों के संविधान हैं, लेकिन इन दो गठबंधन जो लगातार आज 20-15 साल से राज कर रहे हैं, गठबंधनों का शासन चल रहा है, उन गठबंधनों ने आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जनता के साथ ठगी का बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप अपनी आचार संहिता डिक्लेयर करके कहीं छाप दो और फिर आदमी भरत गांधी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अब उससे आदमी नापेगा। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, अब वो सही करें चाहे गलत कहें, इनका कोई नियम आचार संहिता ही नहीं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हम लोग यूपीए एनडीए से गठबंधन के संविधान की मांग करें तो वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। वो कहेंगे कि भाई मेरी बुद्धि तो नहीं है, सोनिया जी कहते भाई ऐसा संविधान तो दुनिया में है नहीं और मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, अगर है तो आप बताओ। तो हम लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मैं आप लोगों को उस दिन भी हिंट किया था कि जैसे भारत रक्षा दल है और भी जितने इस तरह के संगठन हैं, उन संगठनों को जोड़ने का काम भी अपना काम मानिए। अगर संगठनों को जोड़ने का काम अपना काम नहीं मानेंगे तो जिसे हम कहते हैं कि जो समाज विरोधी शक्तियां हैं वो तो इकट्ठा रहती, और जो समाज के रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियां हैं वो टूटी रहती। तो इस टूटन में आप लोग इस बार जून में थोड़ा मौका निकालिए छुट्टी में, तो वहाँ देखें कि वहाँ हम लोगों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से, कोई 7 दिन का कोर्स होता है, हालांकि वो 7 साल का है, 7 साल के कोर्स को 7 दिन में लैपटॉप के मार्फत से और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाता है और वहाँ बताया जाता है। एक तो मैं दूसरी बात ये चाहूँगा कि समाज पर, किसी गलत आदमी पर, किसी नेता पर, अफसर पर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर विचार करें कि क्या मेरे अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान मुझे मालूम है और समाधान असली है कि नकली है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जाति का सवाल उठाया था चौबे जी ने कि पिछड़े लोग के लिए ओबीसी के रिजर्वेशन लागू हुआ, SC ST के रिजर्वेशन है,
मैं संसद की और भारतीय जनता पार्टी के वो संसद की जो कमेटी होती है उसके इंचार्ज, इसलिए इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर उठा दिया जाए। अब जरा ध्यान रखना इस बात। देखो पिछड़ों की राजनीति कौन क्या कर रहा है, और अखबार में छपा भी, वो कानून बन भी गया, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके गंगवार मैंने अखबार में पढ़ा कि भारतीय, वो तीनमूर्ति रोड पर रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं पहुंचा, हमने कहा भाई मुझे कुछ बात करना है। कहीं कैसी बात करना है? हम कहे वैचारिक। तो बोले फिर 9 बजे रात आइए। मैं पहुंचा, हमने कहा कि आपने ओबीसी के इनकम टैक्स स्लैब को ऊपर उठाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई, जो रिजर्वेशन विरोधी थी। और मैंने आपका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है, मैंने लालू यादव का पढ़ा, मुलायम सिंह जी के पढ़ा, शरद यादव का पढ़ा। सभी पिछड़ी जातियों के नेता इस बात के पक्ष में हैं कि इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर कर दिया जाए। मतलब क्यों? जिससे कि पिछड़ी जातियों में जो अमीर हैं, पिछड़ी जातियों में जो अमीर हैं उनके बच्चों को आरक्षण मिल सके। लेकिन अगर तो क्या होता कि पिछड़ी जातियों में जो गरीब हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता। मैंने उनसे कहा कि आपकी बरेली में ओबीसी के ज्यादातर गरीब लोग आपको वोट देते हैं या ओबीसी के अमीर लोग वोट देते हैं? तो गंगवार जी जानते हैं क्या बोले? गंगवार जी बोले कि गांधी जी दरअसल आप नेता नहीं हो ना, अगर आप नेता होते तो ये रहस्य समझ में पाते। हम के भाई मैं नेता हूं या नहीं हूं, बनूं या ना बनूं, लेकिन मुझे इसका कारण चाहिए। मुझे तो बड़ा अटपटा लगा कि अगर पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय के अमीर लोगों को रिजर्वेशन मिलने के। पिछड़ी जाति की सेवा तो वही करेगा भाई, पिछड़ों में भी जो ज्यादा पिछड़ा हो। इन्होंने कहा बात यह है कि पिछड़ी जाति के जो सबसे गरीब हैं उनकी वोट दिलवाते हैं पिछड़ी जाति के अमीर। हमें वोट दिलवाने वालों की चिंता होती है, वोट देने वालों की चिंता नहीं होती। बात समझ भाई? तो वो गंगवार मतलब कुर्मी लगभग हुए सर, कुर्मी हुए ना, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगवार कुर्मी होते हैं। तो अब यानी गंगवार जी अमीर कुर्मियों को इसलिए खुश करते हैं कि वो अमीर कुर्मी गरीब कुर्मियों को अपने आप ढकेल के पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, वोट डलवा देंगे। यही स्थिति मैंने दलितों के नेताओं में देखा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको आप पिछड़ा कहते हो, पिछड़ों के नेता, वो पिछड़ों के नेता भी नहीं है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये अपने जुआड़ में पड़े हैं। इनका इस दुनिया जो कुछ कहने में दिखता है वो करने में है नहीं, और जो करने में है वो कहने में नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में न जाऊँगा जाए इसको, लेकिन इतना निवेदन आप लोगों से जरूर कहूँगा कि कम से कम मैं पूरे इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ कि गरीबी की समस्या असली है, लेकिन उसका जो समाधान अखबारों में छपता है वो नकली है। बेरोजगारी की समस्या असली है, लेकिन उसका जो समाधान आप मीडिया में पढ़ते हैं बुद्धिमान लोगों के द्वारा, ये उसका समाधान नकली है। महंगाई की समस्या असली है, लेकिन उसका जो समाधान आप लोगों को बताया जाता है, आप लोग जानते होंगे, मैं सिद्ध कर सकता हूं को नकली है। इसी तरह आतंकवाद की समस्या असली है, लेकिन आतंकवाद की समस्या को जिस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करती है वो तरीका नकली है। मैं लगभग अधिकांश उन चीजों को, असली समस्याओं का नकली समाधान प्रचारित करने के लिए पूरा मीडिया तंत्र काम करता है। वो क्यों काम करता है उसके पीछे एक और शास्त्र है, उसके पीछे और शास्त्र, उसमें हम जाएंगे तो फिर बात और बिगड़ेगी, कहीं और जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि हम छोटी छोटी, पहले हम बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखे 500-500 पेज की, 4-4 हजार पेज। बाद में ये हुआ कि भाई 4000 पेज किताब पढ़ेगा कौन? तब ये हुआ कि हनुमान चालीसा लिखा जाए। अब ये देखे कि भाई अब हमें अपनी छोटी छोटी किताबें ट्रेलर के रूप में लिख देना चाहिए, जिससे कि छोटी किताबें रुचि पैदा करें और फिर बड़ी किताब की तरफ लोग आकर्षित हो, वो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़े। इसलिए मैं संकेत में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, एक तो जो संगठन जुड़ के काम करने को तैयार ना हो उस संगठन का करिए बहिष्कार। और दूसरी बात कि जितनी बातें अखबारों में छपती हैं, इन अखबारों की बातों को तो आप यह मान के ही चलो कि ये खाली आदमी को भ्रमित करने के लिए हैं, क्योंकि इस देश के जितने बड़े कॉलमनिस्ट हैं
लगभग अधिकांश मेरे बड़े क्लोज टच में है। मैं बड़ी इज्जत करता था कभी राजकिशोर की, खुशवंत सिंह की, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला की, कुलदीप नैयर की, ये सब लोग अब हमारे संपर्क में हैं। मैं वहाँ उनसे पूछता हूँ कि आपकी चिंतन तो कुछ और है, अखबार में कुछ और क्यों लिखते हो? अखबार में एडिटोरियल में जो छपता है वो तो कुछ और छपता है, अब आपकी थिंकिंग कुछ और है। तो कहते हैं बात यह है कि अगर अपनी थिंकिंग लिख दूंगा सही बात, तो अखबार वाले छापेंगे ही नहीं। इसलिए अखबार में छापना है तो वो उनका एक ढांचा दिया हुआ खांचा है, उस खांचे में अपनी बात फिट करते हैं, वो कोई समाधान नहीं बताते। इसलिए अखबार पढ़ के बुद्धिजीवी नहीं बना जा सकता। नंबर 1, मैंने उस दिन अन्ना हजारे के आंदोलन के अंदर की कहानी थोड़ा हिंट किया था कि इतनी बड़ी साजिश हुई देश में और लोग भ्रम में फंस गए, हो सकता लाखों लोग मर जाते। ये तो भारत परिपक्व देश था, इसलिए इतनी बड़ी साजिश के बाद भी यहाँ पर लीबिया और मिस्र जैसी हिंसा नहीं हुई। यहाँ हिंसा हो सकती थी, इसके पीछे कहानी कुछ और थी। मैंने उस दिन हिंट किया था, आज बताने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति रह गए बाहर। तो अब आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया और एक ही मुकदमा है, तो जितने आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी होगी। अगर 26 आरोपी हैं तो 26 होगी। तो अब ये तो अब गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी करने में होने वाली लिस्ट किसकी थी? रतन टाटा का नाम था। लोकपाल का आंदोलन इन लोगों ने कराया। ये कोई अन्ना हजारे बेचारे का आंदोलन नहीं था, ये केजरीवाल का आंदोलन नहीं था। इसके पीछे प्रोजेक्ट किया गया। मीडिया वालों को जी न्यूज ने फ्री सर्विस दी कि हमारा मालिक जेल जाने वाला है तो हमारा लाउड स्पीकर फ्री में, और सारे लोगों ने पैसे लिए दिहाड़ी, 200 करोड़ रुपए दिहाड़ी रोजाना का। और ये बिके सारे टीवी चैनल वाले, और ये तय हो गया था कि जब तक यहाँ टीवी कवरेज देगा कोई विज्ञापन नहीं आएगा। आपको याद होगा कि 13 दिन तक कोई भी रिन साबुन का विज्ञापन नहीं आया था, और पूरा बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल डूब रहा था। 1,500-2 हजार आदमी मर गए उस बार, लेकिन एक खबर नहीं आई उस दौरान, क्योंकि जैसे आपने लाउड स्पीकर मालिक थोड़ी तय करेगा, वो तो जिसने किराया लिया वो तय करेगा। तो इसलिए इस देश में एक जो बातें आती हैं, सारे टीवी चैनल वाले जो बात बोले हैं एक साथ बोले तो सही होती है? नहीं, सही नहीं होती, क्योंकि सारे टीवी चैनल वाले मिलके गणेश को दूध पिलाए थे। याद है क्या? IBN 4 सब में गणेश जी ने दूध पिया, और अगले दिन जब पोल खुली तो सारे के सारे बैक हो गए। सारे ये कहने लगे वो पापियों से नहीं पिया, वो जितने पापी थे उनसे नहीं पिया, जितने पुण्यात्माएं थे उनसे पी ली, है ना। तो टीवी चैनल वालों की बुद्धि से, अखबारों की बुद्धि से भाई ना चले। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये एक ऐसी राक्षसी शक्ति खड़ी हो रही है कि ये देश के साथ भारी दुर्घटना कराएगी। अगर आप अखबार पढ़ के बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप तब तक हरकत ना करिए जब तक को आपको किसी बात के बारे में हकीकत का पता ना चल जाए, तब तक कुछ मत कहिए। आपको जो समझ में आए वो करते रहिए। तो मैं और कुछ ना कहूँगा, खाली आगाही करना चाहूँगा कि कोशिश ये करें कि हमें असली समस्याओं के असली समाधान का प्रचार प्रसार, उसका अध्ययन करना चाहिए। नकली चीज़ों का प्रचार हमें नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करूँगा इस बात के साथ कि मैंने संकेत किया था कि अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ समझना हो, हमें लगता है कि महाराज जी का, तो हमें लगता है संवाद करें। आज तो मैंने मीटिंग नहीं संवाद, आप तरफ बात हुए जी हाँ, तो संवाद जो है हम भी कुछ पूछेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन की शैली में हो तो बात ठीक है। ठीक है, नहीं करी गई जी। सबसे हमारा तो काम है, जितने नेता हैं, जितने कौन नेता गरीब है, कौन नेता इसमें जितने बन गए, एक तो BDC का ले लीजिए, वो भी जो है पैसे लेता है। एक प्रधान बन जाता है तो पहले तो हाथ जोड़ता है सबके, बाद में पब्लिक हाथ जोड़ती। अभी नेता हाथ सबके जोड़ते हैं, बाद में तो सबको हाथ जोड़ो, जरूर पाए पकड़ हो जाए, वो तो खाली हाथ है जोड़ा। जितने पुराने नेता हैं, जितनी पुरानी पार्टी है, अगर जनता में ऐसी अगर हुए तो किसी की निर्दलीय वोट दीजिए, इनको एक वोट ही दीजिए। यही भाई सब ताली बजाओ भाई सब लोग। और यही सब लोग जो है यही भट्टा करके दुनिया के इतना भटकाते हैं ताकि इसके जवाब नहीं है। सबको हमका तुमका सबका बेवकूफ बनाते और सब लोगों के पैसे लग जाते हैं। ऐसे किसी में शक्ति नहीं है कि तुमको वोट नहीं देंगे।
सही बात। कोई निर्दलीय खड़ा हुए, गरीब खड़ा हुए, उसको वोट देंगे, देखो सीधी हो जाएगी सब कुछ। ये तो इनके पेट भरे हैं, इनके पास कितनी द्रव्य भी है, कितने कुछ है, जिसका जवाब ही नहीं। बहुत अच्छी बात आप बस इतने मेरा कहना है। ये भी मैं माला बहुत साफ। और कोई चलाओ या फिर महाराज जी का बस अब जो तुमका बजरंग वालों को बोलो, मेन बात मैं बता रहा हूँ। किसान नहीं जानते हैं, अगर ये लीन का अगर ना हो तो है जो सब्जी और सब महंगा है। हरेन जी चलेगा क्या? पीछे हमारे हरेन जी आ स्वीपर, अरे तो स्वीपर कभी हम आएंगे तब बताएंगे। आप संदेश सुनेंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग खिचड़ी तैयार है, खिचड़ी का सेवन करेंगे और गांधी जी से जो लोग प्रश्न करना चाहेंगे उस बीच में हमका मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये मास जो है बड़ा ही पर्व मास है, माघ मास है। और 12 राशियों के चक्कर लगाने के बाद सूर्य जब मकर राशि में आता है और ये संक्रमण काल है, तो संक्रमण काल जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। और ये जो मास है ये शुभ कार्य के लिए, परमार्थ के लिए, सबके लिए उत्तम है। और यहाँ पर भरत गांधी जी के बारे में बीके सिंह जी बहुत सुंदर चर्चा किया करते थे। आज आपका विचार सुनने को मिला, बहुत ही स्पष्ट विचार है। और हमारे भाइयों ने, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, और ये जो अखबार निकाल रहे हैं ब्रह्म अनुभूति, पृथ्वीपाल जी और डॉक्टर साहब ने भी बड़े सुंदर विचार रखे। यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है और निश्चित रूप से और कोई व्यक्ति अपने पुष्प को, अपनी श्रद्धांजलि को राक्षस के चरणों में नहीं चढ़ाता है। आपकी बात का मैं यहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई माँ बाप अपनी बेटी को गलत आदमी के हाथ में नहीं देता है। हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने पुष्प को देवताओं के चरणों में अर्पित करें। हम ये प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति दिवालिया है, पागल है या ऐसा रोगी है, उसको कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के हाथ नहीं पकड़ाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम लोग वोट देने के पहले विचार करें। प्रश्न पार्टी का नहीं है, प्रश्न वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना चरित्रवान है, कितना सहयोगी है, कितना परोपकारी है, कितना दयावान है, कितना धर्मवान है। इस बात पर जरूर विचार करें। ये हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को किस दिशा में ले जाएगा। ऐसा नहीं वापस ढकेल करके फिर उन्हीं के हाथ में कर देगा। जो आरक्षण की बात चल रही है, हर व्यक्ति में, हर जात में, हर समाज में गरीबी है। लेकिन इस समय विचार करने, अगर हम आप विचार नहीं करेंगे और वोट देने नहीं जाएंगे, तो आप समझ लीजिए जो हमको ये सुंदर अधिकार प्राप्त है, ये जो हमको बहुत सुंदर अधिकार प्राप्त है, हमारा मत जो है गलत जगह चला जाएगा। समझे, बहुत गलत जगह चला जाएगा। इसके लिए अब देखिए, विद्वानों की चर्चा नहीं होती है, वीर शिवाजी की चर्चा नहीं होती है, राणा प्रताप की चर्चा नहीं होती है, अहिल्याबाई होलकर आप जाके देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में, इन्होंने कितना समाज, कितना शिक्षा, कितना विद्यालय और कितना क्या बनाया है। डिग्री का सुंदर कार्य हुआ है। लेकिन अब स्थिति ये है कि चोरों का नाम लिया जाता है। जो राष्ट्र में, समाज में भ्रष्टता फैलाए हुए हैं, उनका नाम लिया जाता है। अब वो चीज़ नहीं रही। अब मर्दाने कहाँ होते हैं और कहाँ जाबाज होते हैं। अब मर्दाने कहाँ होते हैं, कहाँ जाबाज होते हैं, और कहाँ होते हैं दिलवर जो वतन की लाज होते हैं। नहीं होती यहाँ चर्चा अब राणा और शिवाजी की, नहीं होती यहाँ चर्चा अब राणा और शिवाजी की। क्यों नाम लेते चेतक का, गधे नाराज होते हैं। क्यों नाम लेते चेतक का, गधे नाराज होते हैं। तो वो स्थिति इस समय है। उनकी मनसा पूरी न होने दिया जाए और ऐसा कार्य हो कि क्या करें। पहले ये नियम था कि जो संतानें होती थी या तो वीर होती थी या तो वो संत होती थी, और उस माँ को उसका जीवन धन्य माना जाता था। या तो वो बालक देश के लिए कार्य करे और या फिर संत समाज के लिए कार्य करे, धर्म के लिए कार्य करे। ये दोनों स्थितियाँ अब समाप्त हो गई। अब वीर शिवा जैसी स्थिति नहीं है।
वीर शिवाजी का जब जन्म हुआ तो उनकी माँ ने कहा जन्म के पहले ही कि अब आप अपना जहाँ आप नौकरी करते हैं जिस मुसलमान शासक के यहाँ, अब वहाँ आप नौकरी करें, इस बच्चे की शिक्षा और दीक्षा मैं दूंगी। अब जब जोरदार शिक्षा दे करके शिवाजी को तैयार किया तो शिवाजी जब तैयार हो गए, 16, 17, 18 साल के हो गए, तो उसके बाद जो है उन्होंने, माँ ने कहा अब तुम अपने पिता से मिलने की बहुत इच्छा रखते थे, आज 18-20 साल हो गया, अब तुम मिल सकते हो। तो जब ये गए मिलने तो तलवार लेकर के, क्योंकि वहाँ प्रशासन दूसरा था, तो तलवार से चलाते हुए एकदम जा करके मुसलमान शासक की गद्दी पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद वहाँ राजाओं, वहाँ मंत्रियों ने और सचिवों ने बहुत रोका, लेकिन राजा ने कहा अब रोकने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया किसका वीर है, किसका बालक है। तो ये स्थिति हमारे देश के सामने है। अब ये विचार करने की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा देश बचे। इस बात को बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। अगर आप लोगों ने विचार करके किसी उत्तम व्यक्ति को मत नहीं दिया तो आप जान लीजिए कि देश दूसरे के हाथ में जाने को तैयार बैठा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी विदेशी, अब पूरा विदेश भर गया है, पूरी संस्कृति भर गई है और लोग हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि किस तरह से नष्ट हो। इंदिरा जी तक तो तब भी सीमित था, मैं उनके यहाँ होया 10 दिन रुका, लेकिन अभी मेरा कहीं प्रश्न था कि इंदिरा गांधी में और सोनिया गांधी में धार्मिक अंतर क्या है। कौन से जीव का दूध सोने के पात्र में गाड़ा जाता है। भारत राष्ट्र गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगान को लोग किसने लिखा, कोई उत्तर ही नहीं दे पाता है। अगर किसी को मालूम हो राष्ट्रगान किसने लिखा तो हाथ उठाए। राष्ट्रगान के लेखक कौन है बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। देख ठीक है ना, ये हमारी संस्कृति है। अब इंदिरा जी तब भी मानती थी थोड़ा बहुत धर्म कर्म, ये बिल्कुल नहीं मानती, सीधा अपना धर्म अपने साथ मानती। तो यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि हम कौन से व्यक्ति को चुने। वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन व्यक्ति जोरदार हो जो आपके समाज के लिए, परिवार के लिए और पाल समाज को और सभी जितने लोग हमारे योग्य लोग आए हुए हैं सभी को मैं साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग विचार करके अच्छे व्यक्ति को मत दें जिससे हमारा देश, हमारी बेटी अच्छे घर में जाए। ठीक है, धन्यवाद। और भरत गांधी जी भी कई अच्छे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, तो चौबे जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, त्रिपाठी जी हैं, और 2 शब्द आप जो है करके आए हम लोग बीच में, इसके लिए आचार्य परम श्रद्धेय कृष्णमोहन त्रिपाठी यहाँ ईंटों में उपस्थित इस कार्यक्रम से भी सम्मानित महानुभाव, बुजुर्गवार बहनों भाइयों, हमको तो अचानक गुरु जी ने, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं कार्यक्रम एलडीएम संपर्क कर रहा था, मोबाइल मेरा दूसरे के पास था, अभी मैंने मिलवाया कार्यक्रम बाद, तो गुरु जी ने कहा कि कार्यक्रम चल रहा है, ये आप समय हो तो आ जाइए 2 मिनट के लिए। तो मैं जा रहा था, सो हवा में एक नेट शिविर लगा हुआ है, तो चुनाव का आचार संहिता लगी हुई है, तो समझ के जाना पड़ता है, समझ करना पड़ता है। तो वहाँ जा रहा था, गुरु जी का आदेश हुआ, मैं यहाँ हाजिर हो गया। पीके सिंह जी जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर सबको एकत्रित किया है, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सभी महानुभाव हैं, हमसे बड़े और छोटे सबको 9 वर्ष 2012 की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उम्मीदवार बनाया है। एल्डिको के लोगों को कोई ज्यादा दोष नहीं है, यहाँ जो भी वोट पड़े थे, भले कम मतदाता रहे हों, वो हमको ही ज्यादा मिले थे। देहात क्षेत्र में खराब क्षेत्र था, इस नाते दोनों बार परिणाम खराब आया। वर्तमान में अच्छा क्षेत्र जुड़ा है एलडी आसियाना, जहां में समय भी काफी मतदाता बढ़ गए हैं, वहां मैंने मतदान केंद्र अलग बनवाया है। यहाँ के लिए भी डीपीएस स्कूल के लिए मैंने लिखा था, लेकिन साल मतदान केंद्र बगल मवैया की दूरी कम होने के कारण, जबकि मवैया बहुत अव्यवहारिक मतदान केंद्र है, यहाँ के लोग जाने में थोड़ा अपमानजनक स्थिति होती है, मैंने उससे निश्चय निर्वाचन रखा था। पता है स्वीकार किया नहीं, आगे मतदान केंद्र की सूची आएगी तो उसमें मालूम होगा।
तीसरी बार हम आपके बीच में आपका आशीर्वाद सहयोग पा करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं, चूंकि राजनीतिक न कोई मंच है न राजनीतिक कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम समिति द्वारा चल रहा है, आदरणीय पीके सिंह जी कर रहे हैं, आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के, तो हम भी जो कुछ सामर्थ्यवान होंगे आने वाले समय में आप सबका सहयोग करेंगे। आपकी संस्था के माध्यम से रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में 19 फरवरी जो मतदान होगा, यहाँ जो भी लोग हैं, बुजुर्गवार, बड़े भाई, माताएं, बहनें, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मैं प्रत्याशी हूँ वीरेंद्र तिवारी के चुनाव निशान कमल के सामने वाली बटन दबाएं और अब की बार पहली बार जो जितने राजनीतिक दल हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, सबके यहाँ विधायक हो चुके हैं, निर्दलीय भी विधायक यहाँ रह चुका है, सबकी सरकारें भी रह चुकी हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका विधायक यहाँ नहीं रहा है। प्रदेश में सरकार जरूर रही है, लेकिन जब उसमें प्रदेश में सरकार थी उसमें यहाँ विधायक दूसरे दल का था, समाजवादी पार्टी का, और इस नाते विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। जो भी विधायक रहे केवल अपने विकास चिंता की। दिल्ली को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन थोड़ा पानी की और लाइट की कठिनाई रहती है, मार्ग प्रकाश की असुविधा रहती है। आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से अगर अवसर सेवा करने को मिलता है तो यहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं वो मिल बैठ कर समिति के लोगों के माध्यम से दूर की जाएंगी। बाकी इस पूरे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का जो पिछड़ा बिगड़ा क्षेत्र है, बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास करेंगे। हमारा जो पत्रक भी बट रहा है उसमें तुम्हारी हमारी योजनाएं आने वाले समय की दी हुई हैं। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से आगे हम सफल हों, आप सबकी सेवा कर सकें, ऐसी अभिलाषा रखते हुए, ऐसी शुभकामनाएं, आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय पीके सिंह जी को